गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम कीपिंग क्वाइट नेहरू साहब द्वारा लिखी गई कविता देख रहे थे और कीपिंग क्वाइट में यहाँ तक हम कर लिए थे कि हम न केवल इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को, न केवल अन्य स्पीसीज को, प्रजातियों को, बल्कि स्वयं को भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते जा रहे हैं। यानी व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, इतना सेल्फिश हो गया है और इतना पागल हो गया है किसके पीछे? प्रोग्रेस, उन्नति, डेवलपमेंट, विकास, कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। इस भौतिक युग में केवल धन को अर्जित करना ही उसका उद्देश्य मात्र रह गया है। ना वो शांति को देख पा रहा है, ना वो आत्मसात कर पा रहा है, कुछ भी देख नहीं रहा, वो सब कुछ नजरअंदाज कर रहा है। अब देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ध्यान से देखिएगा, यहां इस ग्रीन वॉर का अर्थ है वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के विरुद्ध जो युद्ध तैयार हो रहा है। समझिएगा कि हम एक वॉर क्रिएट कर रहे हैं। किसके विरुद्ध? पर्यावरण के। अब ये पर्यावरण के विरुद्ध किस प्रकार हम वॉर क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा उपयोग हम कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो कितना हानिकारक है, हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। और देखिए, हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी पेड़ पौधे, वन, जंगल जो हैं उनको अंधाधुंध जो है हम उनको काटते जा रहे हैं। डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटते जा रहे हैं। ये कह रहा है कि वो लोग मतलब हम लोग जो वॉर क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, अगेंस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। और देखिए, फिर दूसरे वो लोग वॉर विद गैस, वॉर्स विद फायर। ध्यान से देखिएगा, मैं एक ही साथ जोड़ दूं यदि वॉर विद गैस एंड फायर तो सही रहेगा, कोई अलग नहीं है। मतलब वो लोग, यहां बात आगे देखिए, इस गैस और फायर का मतलब है यहां फिर वेपन। ध्यान से देखिएगा बात को कि लोग ऐसे भी हैं जो वेपन्स तैयार कर रहे हैं। और अब वो वेपन आप देख लीजिए, वो आपका परमाणु बम भी हो सकता है, वो एटम बम जिसको कहेंगे वो हो सकता है, वो आपका हाइड्रोजन बम हो सकता है, वो आपका कोई जैविक हथियार हो सकता है। जैसे अभी ये महामारी है, इसके ऊपर चल ही रहा है कि ये जैविक हथियार है चाइना द्वारा निर्मित। तो हम लोग वी ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं? वॉर क्रिएट कर रहे हैं पर्यावरण के विरुद्ध, वॉर क्रिएट कर रहे हैं वेपन्स से। ऐसे वॉर का परिणाम क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार लाइन है। और ये जो स्टेंजा है इस पोएम का सबसे महत्वपूर्ण स्टेंजा, क्योंकि वर्तमान की जो सिचुएशन है, करंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, उसको 100% ये दिखाने का कोशिश कर रहा है। देखिए, इससे होगा क्या? विक्ट्री, कि कोई एक देश, कोई एक समुदाय, कोई एक धर्म, कोई एक महाद्वीप, कोई एक जाति के लोग जीत जाएंगे। चलिए मान लीजिए जीत गए, लेकिन विद नो सर्वाइवर्स। सर्वाइवर का अर्थ होता है जीवित रहना, लेकिन इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई जीवित नहीं रहेगा। ना तो मरने वालों के यहाँ रहेगा और ना मारने वालों के यहाँ रहेगा। यानी ठीक वैसी ही स्थिति बन जाएगी जैसी कलिंग युद्ध के बाद बन गई थी। आप जानते हैं, महान राजा अशोक जो है उन्होंने कलिंग जीत लिया, और जब वो वहां गए तो उन्होंने उस नरसंहार को देखा कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के लोग मरे हुए थे, उनको मार दिया गया।
कलिंग वो जीत गए, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए वहाँ कुछ नहीं बचा। देन ही डिसाइडेड, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो आज से हिंसा के मार्ग को छोड़ देंगे, और उसी के बाद शायद हम ये कह सकते हैं कि उनसे नाम से पहले द ग्रेट अशोका लगता है। तो वो कह रहा है कि जो युद्ध हम तैयार कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि जो युद्ध हम पर्यावरण के विरुद्ध तैयार कर रहे हैं, जो युद्ध हम एक दूसरे के विरुद्ध, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो हाइड्रोलिक बम हो, जो भी हाइड्रोजन बम हो, वो सारी चीजें, उसमें कोई एक पक्ष जीत तो जाएगा, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए कोई नहीं रहेगा। ये 3 लाइन बिल्कुल अलग। अब वो हमसे क्या चाहता है इन 3 लाइन में? वो हमसे अर्ज करेगा, यानी हमें कहेगा कि आप ऐसा कीजिए। देखिए, पुट ऑन वुड क्लीन क्लोथ्स, कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लीन क्लोथ के 2 मीनिंग है, ध्यान से देखिएगा। एक है न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, नई शुरुआत, कि हमको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा जो है वो आर्मी के संदर्भ में लिया है, कि आर्मी जिनके कपड़े युद्ध, जब वो युद्ध करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ब्लड स्टेन हो जाते हैं, ब्लड स्टेन हो जाते हैं, यानी खून के धब्बे उनके ऊपर लग जाते हैं। युद्ध में मड स्टेन हो जाते हैं, आप कह सकते हैं मिट्टी कीचड़ जो है उसके निशान उनके ऊपर लगते हैं। तो वो कह रहा है कि युद्ध छोड़िए, वो ये कह रहा है कि वो रक्त रंजित वस्त्र त्याग दीजिए और क्या कीजिए? पुट ऑन, पहनिए, न्यू क्लॉथ्स, मतलब नई शुरुआत कीजिए। और नई शुरुआत कैसे होगी? कि जब हम आत्मसात करेंगे, सिर्फ अपने बारे में न सोचकर वातावरण के बारे में सोचेंगे, पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे, दूसरे समुदाय के बारे में सोचेंगे, अन्य प्रजातियों के बारे में सोचेंगे। वसुदेव कुटुंब, संपूर्ण पृथ्वी अपना परिवार है, तब जाके हमारी नई सोच होगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, तो हम सब लोग जब ऐसी नई बिगनिंग हो जाएगी, उस नई बिगनिंग का अर्थ ये है कि दोनों तरफ की आर्मी बैठकर एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। जब वो सोचेंगे तो वो एक दूसरे को कैसे ट्रीट करेंगे? ब्रदर्स, भाई मानेंगे। और कैसे सोचना है? इन द शेड डूइंग नथिंग, कि आपको कुछ नहीं करना। शेड का अर्थ वैसे तो छांव, लेकिन यहां आप कह सकते हैं कि आप आराम से स्थिर रह के एक दूसरे के बारे में सोचिए। आप वॉर्स की तैयारी मत कीजिए, आप पर्यावरण को क्षति मत पहुंचाइए। सुनामी जैसी जो चीज आती है वो पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों का जब हम अंधाधुंध दोहन करते हैं तभी वो चीज आती है, वरना मतलब ही नहीं। फिर वो कह रहा है कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं जिसको सेलिब्रेट करने वाला ना बचे। फिर वो हमसे कहता है कि चलिए नई शुरुआत कीजिए, चलिए एक दूसरे को भाई मान के सोचिए, कुछ मत कीजिए, आराम से आप चिंतन कीजिए। देखिए, इस स्टेंजा में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है कि मेरा आराम जो है, जो मैं आपको कह रहा हूं, उसका मतलब आप कुछ गलत मत लगा लेना। देखिए, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल का अर्थ होता है संपूर्ण, इनएक्टिविटी निष्क्रियता, निष्क्रियता यानी मृत्यु, निष्क्रियता यानी मृत्यु। वो ये कह रहा है कि आप मुझे गलत मत समझ लेना, मुझे डेथ लाइक साइलेंस, डेथ लाइक साइलेंस, मृत्यु के समान शांति नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु के समान शांति नहीं चाहिए। क्या कह रहा है? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि चलती का नाम ही जीवन है। लाइफ क्या है? चलती का नाम जीवन है, चलते का नाम जिंदगी है। कि आप चलते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप रुक जाइए, कुछ मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ठहरिए, आत्मसात कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए,
इंट्रोस्पेक्ट इनएक्टिव होके नहीं हो सकता, उसमें आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, आप मानसिक रूप से एक्टिव रहेंगे। दोबारा बोलो, व्हाट आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए, शुड नॉट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज करता गलती से भ्रमित, कि आप उसको कहीं ये मत समझ लेना कि आप क्या हो जाओ, संपूर्ण रूप से इनएक्टिव हो जाओ, यानी मर जाओ ना। मुझे डेथ लाइक साइलेंस, इस पूरी लाइन का अर्थ है मुझे डेथ लाइक साइलेंस नहीं चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, चलते का नाम ही जीवन है, आप चलते रहिए। मैं कंप्लीट इनएक्टिविटी नहीं मांग रहा, वो कह रहा है मैं तो इतना चाहता हूं कि आप क्या ना करें। देखिए, आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, यहां इसका अर्थ है लेना देना, अभिप्राय, डेथ मृत्यु, मेरा मृत्यु से कोई अभिप्राय नहीं है, मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इतना चाहता हूं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का अर्थ होता है केवल स्वयं के बारे में सोचना, यानी हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहे और किसी के बारे में हमने कुछ नहीं सोचा, तो फिर पृथ्वी का विनाश पक्का है। हम सबके बारे में सोचें। आज तक हम क्या सोच रहे हैं, देखिए, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अभी तक केवल हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक ही बात सोच रहे हैं कि अपना जीवन किसी प्रकार चलता रहे, हम अकेले इस ह्यूमन बीइंग, इस धरती पर अकेले नहीं है, और भी सजीव है, तो हम उनके बारे में सोचें। एंड नॉट फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। देखिए ध्यान से, यहां देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, वो कह रहा है कि हमें इतना सिंगल माइंडेड, स्वयं के बारे में ही सोचने वाला स्वार्थी नहीं बनना है, नंबर एक बात। दूसरा, उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, केवल हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सोच रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में हमें सोचना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम इस पृथ्वी पे अकेले नहीं हैं, हम केवल अपनी प्रोग्रेस डेवलप के बारे में सिंगल माइंडेड होकर सोच रहे हैं, ये गलत है। बस हम इतना ही सोचते रहते हैं कि जिंदगी चलती रहे, मगर ये गलत है। तो आप रुकिए, ठहर जाइए और क्या कीजिए, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। और जब आप आत्मचिंतन करेंगे तो उससे क्या होगा, देखिए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, प्रश्न बनेगा, सैडनेस उदासीनता, अंडरस्टैंडिंग समझना, नेवर कभी नहीं, अवरसेल्फ खुद को, कि हम कभी अपने आप को नहीं समझ पाए, और अपने आप को न समझने की जो सैडनेस है वो इंटरप्ट हो सकती है। इंटरप्ट का अर्थ रुकना, बाधित होना, कि हम अपने आप को नहीं समझ पाए और इसलिए दुखी हैं, और उसका अंत किया जा सकता है केवल किस वजह से, ह्यूज साइलेंस, शांत रहकर, और शांत से अभिप्राय यहाँ है आत्मसात करना, स्वयं के बारे में सोचना, हम क्या किए हैं, वो कितना सही है, किसके लिए किए हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसको कहेंगे इंट्रोस्पेक्ट। मैंने लास्ट पार्ट में भी बोला था, और ये बहुत बड़ी लाइन है, हर व्यक्ति को इसको जीवन में फॉलो करना चाहिए। क्या कि हम स्वयं के बारे में एनालाइज करें, देखें हमारी क्या गलतियां हैं, सामने वाली गलतियों मत देखिए, ना, आप अपनी देखिए, और आप अपने आप को यदि सुधार लिए, दुनिया अपने आप सुधर गई। वो क्या कह रहा है, ए ह्यूज साइलेंस, लंबे समय तक शांत रहें, इंट्रोस्पेक्ट करें। ये इंट्रोस्पेक्ट क्या करेगा, इंटरप्ट कर देगा, रोक देगा सैडनेस, उस उदासीनता को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाए, हमें पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना, बस चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, भौतिक युग में कुछ पैसे इकट्ठे किए, बाकी कुछ नहीं। तो वो कह रहा है कि उस उदासीनता को रोका जा सकता है इंट्रोस्पेक्ट के द्वारा, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, थ्रेटनिंग का अर्थ है डराना, डराना, अवरसेल्फ अपने आप को, विद डेथ मृत्यु। और आज तक हम हमेशा अपने आप को मौत से डराते रहे। ध्यान से समझिएगा, ये लाइन शानदार है, कैसे बता रहा हूं, देखिए, हम सब हमेशा अपने आप को डेथ से थ्रेटन करते रहे। कैसे, कि मरने से पहले मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक तरीके से हमने डेडलाइन बना दी,
कि 5 वर्ष में ये करना है, 40 की आयु को पार करते करते ये करना है, 60 तक ये एक डेडलाइन बना दी। और पोइट ये कहते हैं कि आप उस डेडलाइन के बारे में मत सोचिए, आप अपने आसपास सोचिए, तब आपको रियलाइज होगा कि आप सिंगल माइंडेड थे, कितने सिंगल माइंडेड थे। दूसरी चीजों के बारे में सोचिए। शायद यदि आप ऐसा कर गए, ऐसा यदि आप कर गए तो आप श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रेष्ठ किस प्रकार से? आत्मिक रूप से आपने श्रेष्ठता प्राप्त कर ली, शांति रहेगी आपके मन में, पैसा है चाहे नहीं है, उन्नति है चाहे नहीं है। अब देखिए, ये कह रहा है कि ये सारी चीजें हमें शायद धरती से सीखनी चाहिए। देखिए, परहैप्स शायद द अर्थ पृथ्वी कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? देखना क्या सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एवरीथिंग सब कुछ, सीम्स प्रतीत होना, डेड का अर्थ मृत, नष्ट, समाप्त, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेटर बाद में, प्रूव साबित होना, टू बी अलाइव जीवित। समझना, मैं समझाता हूं। देखिए, पृथ्वी पे एक ऋतु है विंटर, ठीक। फिर पृथ्वी पे एक ऋतु आती है पतझड़, आती है ऑटम, ठीक है। फिर आपकी पृथ्वी पे एक ऋतु आती है स्प्रिंग, वसंत ऋतु आती है। ऑटम में ऐसा लगता है, पतझड़ में, कि सब कुछ समाप्त हो गया जी, कुछ नहीं बचा, चलिए जी हमारा तो कल्याण ही हो गया, हम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। लेकिन कुछ समय बाद स्प्रिंग आती है और वही पृथ्वी जो बिल्कुल जली हुई, सब कुछ तहस नहस दिखाई दे रहा था, उसी पृथ्वी पर फूल, पत्तियां, हरियाली, सब कुछ नजर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी से सीखो, पृथ्वी पर अनेक सीजन आते हैं। ऐसे ही मानव जीवन में बुराई भी आती है, मानव जीवन में बुरे दिन भी आते हैं, दरिद्रता भी आती है, उन्नति भी होती है, पैसे भी आते हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। लेकिन आप आत्मसात कीजिए, जब विंटर से समर आती है, जब विंटर से समर आती है, यानी सर्द ऋतु से जब ग्रीष्मकालीन आता है, तो बीच में पृथ्वी थोड़ा ठहरती है, थोड़ा अवकाश लेती है। और वो अवकाश क्या है? इंट्रोस्पेक्ट है, आत्मचिंतन है। ऐसा नहीं है कि विंटर चलती ही जाएगी, चलती ही जा रही है। तो ये गलत है कि मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता रहे, आगे बढ़ता रहे, ये गलत है। आप थोड़ा चेंज कीजिए, आप दूसरों के बारे में सोचिए, आप आसपास के वातावरण के बारे में सोचिए, सबके बारे में आप सोच के चलिए। समाज, समुदाय, पर्यावरण, देश, सारी चीजें। मैं फिर बोल रहा हूं, वासुदेव कुटुंब का भी मैसेज इस पोएम से निकल के आ रहा है। बिल्कुल, ये पोएम जो है, ये हम सब जानते हैं कि 3 मैसेज हमें दे रही है कि हमें क्या चाहिए। हमें शांति चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें हर हाल में किस बारे में सोचना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें क्या चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये बात सही है, ये सारी चीजें वो कह रहा है कि आप और किसी से ना सही तो पृथ्वी से सीख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब आगे देखिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि जब बोलो, वो बोल रहा है कि जब मैंने आपको, नेहरू साहब बोल रहे हैं कि जब मैंने आपको इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ बता दिया, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, 12 तक काउंट करूं और आप यू कीप क्वाइट, आप शांत रहें, आत्मचिंतन करें, एंड आई विल गो। और मैं इस इम्पैक्ट के साथ, इस प्रभाव के साथ, इस अर्ज के साथ यहां से आपसे अलविदा लेता हूं और को उम्मीद करता हूं, नेहरू साहब कह रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आत्मसात करेंगे। विद्यार्थी जीवन में आत्मसात बहुत जरूरी है। एक बार आप यदि ध्यान से बैठ के आराम से सोचते हैं, योग में भी एक वर्ड आता है, आप सुने होंगे, महान सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, मेडिटेशन। ये मेडिटेशन का अर्थ ही होता है ध्यान लगाना, यानी अपने आप को आत्मसात करना। इस प्रकार ये आपकी जो पोएम है, ये पूरी हुई। इस पोएम में किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु है तो आप मुझे बताइएगा, सीधा व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तकलीफ हो किसको रही है? कमजोर विद्यार्थी को तो नहीं हो रही, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि 12वीं आर्ट्स में आप मान सकते हैं कुछ एक विद्यार्थी कमजोर हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत शानदार चल रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनका रोजाना मैं देख रहा हूँ, वीडियो देख रहे हैं,
असाइनमेंट भी सबमिट कर रहे हैं। बी से जितने भी विद्यार्थी थे जो अपने 10th से थे मैथ्स बी में, उनको कोई दिक्कत नहीं, बड़ा शानदार कार्य चल रहा है। एक आध कई विद्यार्थी जो नए एडमिशन थे, वो हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड इंग्लिश में उतना अच्छा ना हो, लेकिन हाँ उनमें भी कुछ विद्यार्थी जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। कॉपी बता देती है, टीचर को सब पता रहता है। अब तकलीफ कहाँ उठ रही है, फिर बोल रहा हूँ, तकलीफ उठ रही है कि जो विद्यार्थी कभी 10th ए के हिस्सा था, कुछ इंटरेस्ट की वजह से बायो में चले गए, कुछ एक आध परसेंटेज कम रहने की वजह से सी में चले गए, वो विद्यार्थी वो नहीं कर पा रहे जो कक्षा 10 में किया करते थे। तो उन विद्यार्थियों से वो सब समझ पा रहे हैं, उनसे उन्होंने कितना अच्छा किया 10th में, अभी क्या कर रहे हैं, कितना समय बचेगा। हो सकता है कि स्कूल, ये संभव है कि स्कूल 9वें महीने में, अक्टूबर में या सितंबर में खुले, और जैसा आप देखे थे कि यदि ऐसा होता है तो जैसे पिछली परीक्षा प्रस्तावित हुई थी जून माह में, वैसे ही वो नहीं है। तो फिर उतने कम समय में हम कितना कर पाएंगे, ये देखने योग्य होगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप वही हैं जो कभी सेक्शन ए के हिस्सा हुआ करते थे। अब आप अपने आप को एकत्रित कीजिए और 100% इसमें लगा दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद।